दोस्तों, साथियों, आपका यस माय स्टडी पॉइंट में स्वागत है। नमस्कार। आइए संविधान के क्वेश्चन आंसर के क्रम में आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है भारत की जो शासन प्रणाली होती है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुतों बार आया है। कई क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, लोग अक्सर गलत करते हैं, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। वनडे में भी आता है, यूपीएससी में भी, सिविल में भी और पीसीएस में भी। ठीक है, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, कोई पीसीएस हो, सभी में आते हैं। लोग अक्सर गलत करते हैं क्योंकि इसमें क्लियर नहीं होता उनको कि पूछ क्या रहा है, बताना क्या है। ठीक है, आइए समझते हैं। इसकी क्लास डिस्क्रिप्टिव क्लास चलेगी, अच्छे से चलेगी। थोड़ा सा समय लग रहा है और जब क्लास आएगी तो आपके सारे और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो क्वेश्चन आंसर है, इसलिए कि एग्ज़ाम के समय जो है आप अच्छे से रिविजन कर लें। आइए चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का तत्व देखो, राज्य के 4 तत्व होते हैं। ठीक है, संप्रभुता सबसे पहला तत्व है। संप्रभुता नहीं तो राज्य स्वतंत्र है ही नहीं, स्टेट। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन सत्ता और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में से संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आइए। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आइए। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है? हाँ, बिल्कुल है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है? नहीं, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। इसका डिस्कशन चाहे पढ़ लीजिए। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित मानवीय संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदात्मक व्यवस्था है अपने यहाँ। ठीक है, संसदात्मक व्यवस्था है। आगे ये अगला क्वेश्चन, चाहे तो उसको पढ़ लीजिए। हाँ, अच्छा है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रण होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखिए, वही जो आपने पढ़ा है वही आ गया। देखिए, ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। हुआ क्लियर? आइए आंसर देते हैं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होना। ठीक है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होना। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसदात्मक शासन सरकार किस देश से आरंभ की गई? संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन, यूके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। इसको चाहे डिस्कशन पढ़ लीजिए, अपने आप रोक के पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? किसकी? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? अध्यक्षतात्मक शासन सरकार है ही नहीं अपने यहाँ। अपने यहाँ क्या है? संसदात्मक सरकार है। ठीक, क्लियर हो गया? डिस्क्रिप्शन वही दिया हुआ जो ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि क्यों है संसदीय प्रणाली की? बताइए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ऊपर जो दिया गया था। ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? मंत्रिपरिषद 75 में दिया गया है। ठीक है, अगला ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 75(3) में दिया गया। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है।
तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन कौन सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? ठीक है, आइए। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, जस्ट आपने पढ़ा ऊपर, बिल्कुल होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं, बताइए। बिल्कुल, जब आपने ऊपर पढ़ा भी जस्ट। ठीक है, अगला, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, नहीं, गलत है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2, 2 सही है, तीसरा गलत है। ठीक, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन आइए। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, प्रमुख लाभ क्या है संसदीय शासन का? ऑप्शन देखिए, हाँ देख लिया, आइए आंसर देते हैं। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ठीक है, अगला, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? बताइए कौन सा वक्तव्य सही? क्या संसदीय व्यवस्था, वही सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है। ठीक है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, गलत। विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है, गलत। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, गलत। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, गलत। देखिए क्या है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन यहाँ कहीं दे, कंफ्यूज कितना कर दिया। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में कन्फ्यूजन ना हो ना। कार्यपालिका, फिर ध्यान दीजिए, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। डिस्कशन वही दिया हुआ पूरे। ठीक, 2 संसदीय प्रणाली हैं, पहले पढ़ चुके हैं, आगे भी आप सेम है, अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित कथनों में से उसको एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल स्वरूप के सिद्धांत को आइए पढ़ते हैं। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। सही है? नहीं। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ये भी इसका मेन कारण नहीं है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है, बिल्कुल सही। जनता के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है, सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो। आइए, इसका आंसर यही हो गया। अगला पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, किसमें होती निहित? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कैबिनेट लगा दीजिए, ठीक है, नाम मात्र का होता है लेकिन शक्तियां सारी निहित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण हैं। राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण क्या हैं, बताइए। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण हैं यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वोट देके चुनती है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, इसलिए नहीं करती है क्योंकि इसमें राज्य और राज्यों को भी पावर दी गई है। ठीक है, आइए, डिस्क्रिप्शन वही दिया हुआ है, राज्यों को में विभाजित किया गया है। ठीक है, सत्ता केंद्र में ना होकर राज्यों में भी विभाजित है। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बताइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बिल्कुल है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, हाँ बिल्कुल है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल है। कल्याणकारी राज्य किसमें है, पढ़ चुके हैं आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे अनुच्छेद 35 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डायरेक्टिव कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की कोशिश की गई है और प्रस्तावना हमारा भी यही कहता है। ठीक है, आगे आइए, देखिए इसमें नीचे दिया हुआ भी है। निम्नलिखित में से कौन सी
विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ठीक, भारतीय राजतंत्र की नहीं है। एक संविधान संगत सरकार, हाँ बिल्कुल है। विधि का शासन, बिल्कुल है। लोकतांत्रिक सरकार, बिल्कुल है। सत्तावादी सरकार, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। केंद्र राज्य और राज्य सरकारों के प्राधिकार प्राप्त होते हैं, कहाँ से होते हैं? भारतीय संविधान में उल्लिखित है केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकार कहाँ है। शक्तियों का बयान दिया हुआ है। राज्य को क्या शक्तियाँ हैं, सूचियाँ बांटी गई हैं बाकायदे 7वीं सूची में। 3 सूचियाँ, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। याद आ गया? हाँ, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की व्यवस्था, देखिए, जवाबदेही, बिल्कुल। अच्छी जवाबदेही से मतलब सुशासन की व्यवस्था है। कानून का नियम, बिल्कुल। पारदर्शिता, बिल्कुल। और लाल फीताशाही, तानाशाही होगी ना, तो हिटलर वाली, तो वो अच्छे शासन की व्यवस्था विशेषता नहीं कहलाती है। अगला, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? पढ़िए ऑप्शन। हाँ, ठीक, क्लियर हुआ। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, ताकत तो अपनी व्यवस्था कर ही लेगा, हमें व्यवस्था कैसे करनी है? कमजोर वर्ग की करनी है। ठीक है, उसी वजह से दिया हुआ है कहाँ पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना दी है। और प्रावधान दिए हैं, इसको पुश करके पढ़ लीजिए आप। ठीक है, आगे आते हैं। हर राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ठीक, ये क्या है? कल्याणकारी राज्य की व्याख्या है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन सा नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक है, देखिए, कल्याणकारी राज्य, बिल्कुल है। राजनैतिक समानता, बिल्कुल है। समाजवादी राज्य, बिल्कुल है। साम्यवादी राज्य, मतलब साम्यवादी राज्य नहीं है। ठीक है, इसकी घोषणा नहीं की गई है, और संविधान के हिसाब से हमारा जो है वही माना जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? देखिए, ऑप्शन पढ़िए। अध्यात्मक है? नहीं। राजतंत्र, बिल्कुल नहीं है। कुलीन तंत्र तो है ही नहीं है। संस्थानात्मक प्रजातंत्र है। ठीक, यही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए, सत्ता कहाँ से निकलती है? सत्ता जो है जनता से निकलती है। जनता चुनते हैं हमारे प्रतिनिधि, सांसद को। ठीक है, प्रतिनिधि बनाते हैं नियम कानून। तो सर्वोच्च कौन हुई? जनता हुई। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, संविधान और संसद में, राष्ट्रपति में। ठीक है, जनता ही सर्वोच्च है। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? बताइए। एकल कार्यपालिका, क्या है? एकल कार्यपालिका होनी चाहिए। पढ़ लीजिए, अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सही बताना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, क्या है? बताइए। सभी तत्व ऊपर के हैं, मतलब प्रमुख राष्ट्रपति भी होता है, सही है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, हाँ, नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, कैसे आधारित है? पढ़ा? हाँ, ठीक। हाँ, आइए आंसर देते हैं। जनता को सरकारों को चुनने, ठीक है, चुनने और तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। आगे आइए। भारत में प्रजातंत्र का एक मिनट हो, हाँ, इसको पुश करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र को उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या है जो क्रियाशील बनाता है? ऑप्शन देते हैं। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यही है कि वो साधारण आदमी को क्रियाशील बनाता है, कि हम नेता चुनेंगे, वोट देंगे, उसका एक अपना अधिकार होता है। ठीक है, ये पूरा डिस्कशन दिया हुआ है, उसी बारे में दिया हुआ है। आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा सा कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, हाँ बिल्कुल है। अगला क्या है? भारत
जनता, हाँ, अंतिम अधिकार। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, गलत। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, गलत, है ना, नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में राज्यों का संघ नहीं। इसका मतलब इसमें आंसर सी दिया है, लेकिन ये भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। हाँ, इसका तो यही होगा कि वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। नहीं तभी तो हम लोग चुन के भेजते हैं, ठीक। कन्फ्यूज ना होइएगा, क्योंकि पहला देख के आप कन्फ्यूज हैं। ऑप्शन आयोग ऐसे ही रखता है कि कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप चाहे पढ़ लीजिए। इसका मतलब वही निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। देखिए क्या निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, हाँ बिल्कुल, तभी गणतंत्र है। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है किसका, भारत के संविधान से। कहाँ से, भारत के संविधान से होता है प्राधिकार, राज्य और केंद्रीय सरकार को, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। देखिए किससे होता है परिसंघीय, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण बराबर दिया गया, इसीलिए मालूम होता है कि परिसंघीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक है, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान कैसा है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तब भी जाना जरूरी है। अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन पढ़ लीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। भारत और ब्रिटेन में क्या अंतर है, न्यायिक समीक्षा का अंतर है। न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं हो सकती है, ठीक है। ब्रिटिश संसद में लिखित संविधान है के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसदीय की शक्तियाँ एवं कार्यप्रणाली प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, ठीक है। निम्न में कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है, बताइए। एक ही नागरिकता, जो दिखाता है कि हम एक हैं, मतलब संघीय, मतलब एकात्मक व्यवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, बताइए। इसको पढ़ के बताइए। लिखित संविधान बिल्कुल है, कठोर संविधान बिल्कुल है, और क्या है, राज्यपालिका की नियुक्ति, हाँ। इसमें बताना है संघीय एकात्मक तत्व कौन से हैं, ठीक है। एकात्मक तत्व कौन से हैं, तो संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। एकात्मक तत्व बताने हैं। देखिए क्या दिया गया है, विकल्प दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 4 और 5 और 6 में अंतर्निहित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के किसी भी विकल्प जो किसी विकल्प में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कौन कौन से हैं, 4 और 6 और 7, ठीक। राज्यपाल की नियुक्तियाँ, हाँ, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, हाँ, वही देता है, और संवैधानिक संकट के समय उसको एक कर लेता है, ठीक। क्लियर हो गया। आगे आइए, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, बताइए। सेम क्वेश्चन आ गया है, एकात्मक तत्व है कौन सा है, एकात्मक तत्व कौन सा है, अभी ऊपर पढ़ा वही सेम आंसर इसमें भी है। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है, मतलब कि एक वो शक्ति उसके हाथ अंडर होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है। और अगला क्या है, अगला है अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, जो केंद्र को एकात्मक संघीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, बताइएगा कौन सा सही है, ठीक है। भारत संविधान
सभा संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रस्तावना करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, अगला क्या है, एकात्मक सुझाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, हाँ बिल्कुल है, क्लियर बताता है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभु सत्ता संपन्न है, नहीं, गलत है, राज्य तो है ही नहीं है, संघ भले हो, राज्य तो बिल्कुल नहीं है। विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित की गई हैं, नहीं, विधायिका विभाजित नहीं है, वित्तीय भी नहीं, न्यायिक शक्तियाँ भी नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक, अगला आते हैं, भारत में वन विहीन प्रजातंत्र, बलहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, दलहीन, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र है। ठीक, तो किसने किया? देखो, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने कहा है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया है। ठीक है, ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? हाँ, ये बहुत आता है, ऑस्टिन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है और आंसर जो है जी ऑस्टिन आता है। तो जी ऑस्टिन ने कहा है भारत सहकारी संघवाद है। अगला, किसने कहा है भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी हुइयर ने। ठीक है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला, ये किसने कहा है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? किसने कहा? केसी हुइयर ने कहा है। और ये मेंस में लिखने में काफ़ी अच्छा काम आता है, क्वेश्चन कभी कभी आता है इसमें, वनडे में तो नहीं आएगा, यूपीएससी पीसीएस में आता है। आ भी सकता है, क्वेश्चन तो वही है, उठा के रखने में क्या दिक्कत जाता है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, ये किसने कहा है? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा गया है, ये अम्बेडकर ने कहा है, क्योंकि इसको जो है मिश्रण किया इन्होंने, एकीकृत भी किया है, संघात्मक दोनों किया है। वो बहुत ही अनुभवी थे। ठीक है, इस वजह से संविधान को बहुत अच्छे से बनाया गया उस समय। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? अगला प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन ने किया है। ठीक है, आगे आते हैं, विधि और स्वाधीनता के बीच उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित किया है? इसका ऑप्शन होगा बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आए हैं तो एक बार आपको दिमाग से गुजारना है कैसे भी करके, जिससे कि दोबारा कभी क्वेश्चन है तो उसमें टिक हो जाए। अगला, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? बताइए। फिर डब्ल्यू रिग्स। ठीक है, ये विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। कौन? एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक करता है। कौन करता है? फयोल, हेनरी फयोल। आगे आइए, यदि हमारी सभ्यता विकल्प होती है, यदि हमारी सफलता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। किसने कहा है? डॉन हम द्वारा ने कहा गया है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। ठीक है, अगला, भारत की राजनीति पद्धति के बारे में निम्न से कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है, राष्ट्रपति पद्धति नहीं है। अगला, ये गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? बताइए। इसमें आंसर होगा इसका, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ठीक है, ये नहीं है। जनता सर्वोच्च है, बिल्कुल है। शक्ति निर्वाचित प्रधान में होती है, हाँ बिल्कुल। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को की हो, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? बताइए। शक्तियों का परिसीमन, हाँ बिल्कुल। विधि के समक्ष समता, बिल्कुल है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, नहीं, ये नहीं है। अगला, स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकार, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, विधि के शासन में।
इसको आप चाहे पढ़ लीजिएगा पोस्ट करके, ठीक है, कुछ डिटेल मिल जाएंगी आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, बताने क्या है कौन सा सही है। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, हाँ लगाती है, कौन संवैधानिक सरकार वह है जो, ठीक है, करती है। अगला क्या है, संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगाती है, लेकिन स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर लगाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता के की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। क्या स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या, हाँ ठीक, आइए देखते हैं। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण और नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। देखो इसमें उपयुक्त कहा गया है, ठीक है, मतलब है चारों, जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त हो तो सर्वाधिक क्या डी होगा, ठीक है, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा आज का क्वेश्चन आंसर था। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आगे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी। वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर पहुँचता रहेगा। और अभी अगला हम लेके आएंगे, अगला चैप्टर भी कल लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।